तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आमतौर पे आपको न जाने कितनी कहानियां मैंने सुनाई, प्यार की, मोहब्बत की, नाजायज़ संबंधों की, ऐसे ऐसे रिश्ते जिनको समाज ने कभी मंजूरी नहीं दी और उन रिश्तों का जो अंत था वो भी बहुत भयानक हुआ। कई ऐसी कहानियाँ सुनाई जिसमें आपको प्यार करने से भी डर लगा होगा कि किसी पे प्यार करें, किसी के ऊपर भरोसा करें तो पता नहीं कितने दिन वो सही से रहे, उसके बाद वो धोखा दे दे। किसी से हम अपनापन जताएं, कुछ टाइम बाद वो किसी और के साथ अपनापन जताने लगे, हमें बीच में तनहा छोड़ दे, हमारा कत्ल कर दे। ये तमाम चीज़ें, तमाम कहानियाँ आपने न जाने कितनी बार मुझसे सुनी, अलग अलग चैनलों पे सुनी। लेकिन आज की जिस कहानी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, जिस सच्ची घटना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत मोटिवेट भी होंगे। क्योंकि अब तक जितनी कहानियां सुनाई उन तमाम कहानियों का अंत बहुत भयानक हुआ। शुरुआत खूबसूरत थी, अंत भयानक। लेकिन आज मैं जिस सच्ची कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी, इसका जो शुरुआत है वो तो भयानक होता है, लेकिन जो इसका अंत है वो बेहद खूबसूरत है। और यकीन मानिए आपको इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। तो क्या है पूरी कहानी, आपके सामने हाजिर है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से। साल 2015 उत्तर प्रदेश का एक शहर, एक ज़िला मेरठ। और इसी मेरठ में एक बेहद गरीब परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे उनके पास कोई पैसे, कोई ज़मीन थी नहीं। तबीयत भी उनकी काफ़ी ख़राब रहती थी। घर में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम मनीष, 12, 14, 15 साल उसकी उम्र रही होगी। अब परिवार की स्थिति जब गड़बड़ थी तो मनीष के ऊपर भी जिम्मेवारी आती है कि जाओ और घर खर्च के लिए कुछ कमाओ। मनीष भी नौकरी की तलाश में निकलता है और अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ मिलकर किसी कंपनी में मेहनत मजदूरी करने लगता है। कुछ पैसे इसको मिलते हैं। अब अपनी उम्र का इकलौता ऐसा लड़का था जो उस कंपनी में काम कर रहा था। बाकी इससे काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, 20 साल का। उन्हीं के साथ ये धीरे धीरे बड़ा हुआ। इसकी उम्र भी लगभग 16-17 साल हुई। इधर बाकी जो साथ के लोग थे वो 25-26 साल के हो गए। साल 2015 आ जाता है और इसी साल 2015 में इसी मेरठ में एक जगह लगती है कबाड़ी बाज़ार। और अक्सर ये लोग जब काम करके आते थे तो कबाड़ी बाज़ार से होके आते थे। आने में कई बार रात हो जाती थी। और जब जब ये रातों को उस मार्केट से गुजरते थे तो एक घर था। उस घर में लगभग 20 से 25 लड़कियां रहा करती थी। और वो लड़कियां रात को अच्छे खासे कपड़े पहन के सड़कों पे खड़ी होती और खड़ी होने के बाद इन लोगों को बुलाती। अब जाहिर सी बात है, इतना समझ इन लोगों में था कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन होता है। इन लोगों ने वहाँ कभी जाना सही समझा नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा और इधर मनीष भी बड़ा हुआ, इसके साथी भी बड़े हुए, ठीक ठाक घर पे पैसे देने लगे और वर्क लाइफ भी बैलेंस हुई। तो इन लोगों की एक इच्छा हुई कि कभी हम भी इस कोठे पे जाएं और जाने के बाद देखें कि अंदर का नज़ारा क्या है, अंदर चीज़ें क्या होती हैं, और एक एक्सपीरियंस लें। अब ये तमाम दोस्त, चाहे मनीष हो चाहे उसका दोस्त हो, ये तमाम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किसी दिन चला जाएगा। तैयारी कर रहे हैं, पैसे वगैरह भी इकट्ठा कर रहे हैं। और अंत में एक दिन जब ये लोग लौट रहे थे तो मनीष था और उसका एक दोस्त था। ये दोनों लोग उसी कबाड़ी बाज़ार से जब गुजरते हैं तो एक लड़की इन दोनों को बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है कि अंदर आ जाओ। और पता नहीं क्या हुआ कि आज तक इन लोगों ने कभी उधर कदम नहीं रखा। लेकिन जब लड़की ने बुलाया और बाकी लड़कियों ने इशारा दिया तो चाहे मनीष हो चाहे उसके दोस्त हों, उन्होंने फिर कदम पीछे नहीं रखा और आगे बढ़ते चले गए। अब ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर अलग अलग कमरे थे, हर कमरे में अलग अलग लड़की थी। जिसको जो पसंद आए उसके साथ वो जाए। तो मनीष का जो दोस्त था वो एक लड़की के साथ चला जाता है। जाने के बाद अब मनीष अकेला बचा। उसके पास भी एक लड़की आती है। आने के बाद उसको लेके अंदर जाती है। अब वक्त गुजरता है। लगभग 1-1.5 घंटे बाद मनीष और उसका दोस्त बाहर निकलता है। अब दोनों जब बाहर निकलते हैं तो जो दोस्त था उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कुछ कर लिया हो, कुछ हासिल कर लिया हो। लेकिन वहीं जो मनीष था उसके चेहरे पे कुछ चिंता, कुछ शंका, कुछ दुख। अब एक कहावत है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आदमी शराब के ठेके और तवाइफों के कोठे से कभी दुखी होकर नहीं लौटता। लेकिन मनीष एक 18-19 साल का लड़का इस हिसाब से दुखी होकर आया। दोस्त ने जब ये चीज़ देखी तो उसे भी अजीब लगा कि ये दुखी क्यों है। उसने फिर पूछा तो फिर मनीष ने बताया कि यार मैं अंदर गया और मेरा मन टूट गया।
अब ये चीज़ जब दोस्त सुनता है तो सुनने के बाद उसे हंसी आ जाती है कि एक रेड लाइट में एक प्रोस्टिट्यूट के पास ये जाता है और जाने के बाद इसका मन टूट गया। अब तमाम तरह की छीटाकसी करने लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत है, तुम पुरुष ही नहीं हो। बहरहाल ये तमाम बातचीत होती रहती है। इसी दौरान दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन और गुजरते हैं और जैसे कुछ दिन और गुजरते हैं अचानक से मनीष अपने दोस्त से कहता है कि यार कबाड़ी बाजार फिर से चलने का मन हो रहा। अब ये चीज़ जब दोस्त सुनता है तो सुनने के बाद कहता है कि अब तक तो तुम वहाँ टूट के आए थे और फिर कह रहे हो। बहरहाल चलो, तुम्हारा मन है तो तुम बड़े छुपे रुस्तम इंसान हो, खुल नहीं रहे हो। अब ये चीज़ दोस्त बोलता है। बोलने के बाद इसको लेके जाता है। जाने के बाद फिर दोनों जाते हैं। आधे एक घंटे बाद जब बाहर निकलते हैं तो दोस्त फिर अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है, लेकिन जो मनीष है फिर से खामोश खड़ा। पूरे रास्ते न कुछ बताता है न कुछ कहता है, बस चुपचाप घर आता है। अब दोस्त भी परेशान कि ये जाता है, जाने के बाद फिर कुछ कहता नहीं, आता है चुपचाप, कुछ बता नहीं रहा, कुछ पूछ नहीं रहा, तो आखिर माजरा क्या है। बहरहाल अब लगातार दूसरी तीसरी बार ये लोग फिर से गए। जाने के बाद फिर से वही चीज़। अब तीसरी चौथी बार जब ये चीज़ें होने लगी तो जो मनीष का दोस्त था वो थोड़ा सा नाराज़ होता है और होने के बाद कहता है कि देखो ऐसा है, अंदर जो कुछ हो रहा है और तुम किसके पास जा रही हो, ये चीज़ें मुझे या तो खुल के बता दो, नहीं तो आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती कैंसिल है। अब ये शब्द जब मनीष सुनता है तो सुनने के बाद पहले तो खामोश हो जाता है और फिर कहता है कि यार बताने को तो बता दूं, लेकिन तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। उसके बाद तो दोस्त कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बताओ। तो फिर मनीष कहता है कि अंदर एक लड़की है और उस लड़की से मैं प्यार करने लगा हूँ। अब ये शब्द जब मनीष का दोस्त सुनता है तो सुनने के बाद सन्न रह जाता है कि आखिर एक लड़का कैसे एक प्रोस्टिट्यूट यानी साफ शब्दों में कहे तो एक वेश्या से, एक जिस्म परोसी करने वाली लड़की से प्यार कैसे कर सकता है। वो मनीष को समझाता है, लेकिन मनीष अपनी जिद पे अड़ा रहता है और कहता है कि मैं उससे उस दलदल से निकालूंगा और उससे अपने पास लाऊंगा और उससे शादी करूंगा। अब ये चीज़ होती है। उसके बाद मनीष फिर से चौथी बार उस कोठे पे जाता है। जाने के बाद उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। अच्छा, इत्तेफाक देखिए कि आमतौर पे जितने लोग कभी भी कोठे पे गए हैं, खासकर उस कोठे पे जा रहे थे, सभी लोग लड़कियों के जिस्म को नोचने के लिए, खसोटने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए जाते थे। लेकिन मनीष 3 बार उस लड़की के पास गया लेकिन तीनों में से एक भी बार उस लड़की को न कभी छुआ, न हाथ लगाया, न गंदे नियत से देखा, बल्कि चुपचाप खड़ा रहा और बस उससे बातें की। अब चौथी बार जब मनीष जाता है और जाने के बाद फिर उससे बातचीत करता है तो बातों में लड़की भी थोड़ा सा दुखी हो जाती है और जैसी लड़की को दुखी देखता है मनीष उसको अपना कंधा देता है। देने के बाद उसको अपने कंधे के सहारे सुलाने लगता है और फिर पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब ये शब्द उस लड़की के कानों में जैसे तीर चुभते हैं, क्योंकि उस लड़की को उम्मीद ही नहीं थी कि कोई आदमी उसके लिए ऐसा बोल सकता है। लड़की फ़ौरन उठ के खड़ी होती है और कहती है कि साहब आप होश में तो हैं, क्या बोल रहे हैं। मनीष कहता है कि सबाना, मैं पूरी तरह होश में हूँ, बस तुम अपना फैसला बताओ, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। लड़की खामोश हो जाती है, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ कभी उसने सोची ही नहीं थी। बहरहाल लड़की चुप हो जाती है, लेकिन मनीष समझ जाता है कि लड़की भी शादी करने को तैयार है। उसके बाद कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत रहो, मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेके जाऊँगा। इतना कहता है। कहने के बाद उस लड़की को, उस प्रोस्टिट्यूट को ये गले लगाता है। लगाने के बाद वापस आता है और आने के बाद अपने उसी दोस्त से कहता है कि यार इसको बाहर निकालना है। अब चौथी बार जब ये मनीष ऐसी बात बोलता है तो दोस्त को भी लग जाता है कि शायद मनीष काफ़ी सीरियस है इस लड़की को लेके। उसके बाद दोस्त भी बातचीत करता है। फिर प्लान बनता है कि क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए। अब ये भी है कि कोठा एक दलदल है, वहाँ लड़कियों की गुड़ियाएँ आती हैं और जाती सिर्फ अर्थियाँ हैं। किसी कोठे से किसी लड़की का निकलना लगभग नामुमकिन है। अब मनीष ने ठान लिया था कि इस लड़की को निकाल के रहूँगा, लेकिन न उसके पास उतने पैसे, न उस हिसाब से शोहरत, न कोई चीज़, तो फिर निकाले कैसे। लगातार वो परेशान होता रहा, लगातार मिन्नतें करता रहा अलग अलग लोगों से, लेकिन किसी ने ना कोई मदद की, ना पुलिस ने, प्रशासन ने, सब लोग मिले हुए थे। इसी दौरान पता करते करते चूँकि मनीष लगातार परेशान रहने लगा, जुगाड़ लगाने लगा कि क्या करूँ, उसे एक एनजीओ के बारे में पता चलता है जिसका नाम है संकल्प। अब संकल्प एनजीओ के बारे में जब पता चलता है तो फ़ौरन जो मनीष था वो बातचीत करने का फैसला करता है कि मैं संकल्प के एनजीओ के जो ओनर है उनसे बात करूँगा। कहीं से नंबर अरेंज होता है। उसके बाद मनीष उस संकल्प एनजीओ के जो डायरेक्टर या फिर संस्थापक थे, जिनका नाम था अतुल शर्मा, एक महिला थी,
उनसे बातचीत करता है और उनको पूरा वाकया बताता है कि इस हिसाब से कोठे पे एक लड़की मुझे पसंद आई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब ये बात जब उन्होंने सुनी तो उन्हें भी लगा कि ये कौन सी फिर इस तरह का मजाक कर रहा। उन्होंने बात इग्नोर कर दी। लेकिन 2-3 दिनों बाद मनीष ने फिर फ़ोन किया और कहा कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैम आप मेरी मदद कीजिए, उसको बाहर निकलवाइए। मैम ने फिर इग्नोर कर दिया कि क्या ये कौन सा सिर्फ आशिक है, पता नहीं मजाक कर रहा, सीरियसली है, कम से कम वहाँ है, लड़की के पास छत है, निकाल के बाहर करूँ तो जाऊँगी कहाँ इसको लेके। इसके बाद फिर से जब इग्नोर करती हैं तो मनीष दोबारा फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद रोने लगता है और कहता है कि मैम मेरी मदद कीजिए, नहीं तो उस लड़की के बिना मैं मर जाऊँगा। अब ये शब्द जब अतुल शर्मा के कानों में पड़ा तब उन्हें लग गया कि शायद ये लड़का सच में सिरफिरा और सच में आशिक है उस लड़की का। फिर वो फैसला करती हैं। फैसला करने के बाद फिर आती हैं और मनीष को बुलाती हैं और बुलाने के बाद कहती हैं कि चलो मेरे साथ। इसके बाद अतुल शर्मा उस कोठे पे जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं कि एक ऐसी लड़की है जिसको ये लड़का पसंद करता है और मैं उस लड़की को लेके जाना चाहती हूँ। अब कोठे की जो मालिक थी, मालकिन, आपा, चाहे जो कहें, उन्होंने जब ये सुना तो उन्हें गुस्सा लगा कि एक आदमी एक लड़की से प्यार कर रहा और मेरे अच्छे खासे धंधे में एक डिस्टर्बेंस। उन्होंने नाराज़गी जताई, अपने कुछ लोगों को भी लाया, लेकिन अतुल शर्मा भी अपनी जिद पे अड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं एनजीओ चलाती हूँ, आप कायदे से मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, फिर ये पूरा कोठा बंद हो जाएगा, आप प्रोस्टिट्यूशन कराने के जुर्म में आपको जेल भिजवा दूंगी, एक लड़की की बात है, कायदे से जाने दीजिए। अब इन्होंने जब समझाया तो जो आपा थी उसको भी समझ में आया कि अब एक के चक्कर में पता चले कोठे पे डिस्टर्बेंस हो और लड़की अगर जाना चाहती है तो ठीक है, चली जाए। इसके बाद जो शबाना थी उसको जो अतुल शर्मा थी वहाँ से लेके आती है। आने के बाद अपने पास बैठाती हैं और पहला सवाल यही था कि तुम इस कोठे की दलदल में फंसी कैसे। तो फिर शबाना ने जो कहानी सुनाई वास्तव में दिल कचोटने वाली थी। दरअसल कई साल पहले की बात है, साल 2015 की ये कहानी, उससे भी कई साल पहले पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र लगता है 24 परगना क्षेत्र। उसी परगना क्षेत्र में एक बेहद गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। अब बेहद गरीब मुस्लिम परिवार, खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। मालिक मालकिन दोनों बीमार घर के जो मुखिया थे। एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम शबाना, ठीक ठाक तरीके से कहीं बर्तन वर्तन मांज के घर का खर्च चलाती थी। लेकिन एक चीज़ थी कि जो शबाना थी दिल की बड़ी अच्छी थी। इसका दिल एकदम सोने का था। कोई भी इसके सामने आ जाए तो उसकी मदद करे, कोई भूखा प्यासा हो तो अपने हिस्से का खाना दे। और ऐसे एक बार इसके घर के सामने एक ट्रक ड्राइवर आता है। इत्तेफाक से ट्रक ड्राइवर का जो ट्रक था वो पंक्चर था। उसने इससे मदद मांगी। शबाना के पास जो कुछ रूखा सूखा था वो लेके उस ट्रक ड्राइवर की खिदमत में हाजिर हुई कि आप खा लीजिए। ट्रक ड्राइवर को भी ये चीज़ अच्छी लगी, वो भी खुश हुआ। खुश होने के बाद ट्रक ड्राइवर जब वापस लौट के आया तो आने के बाद उसने इसके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए, कुछ चॉकलेट वगैरह। अब बेहद गरीब परिवार की लड़की जो एकदम मुफलिसी में पली वो ऐसे गिफ्ट्स खुश हो जाती है। इसके बाद अक्सर वो ट्रक ड्राइवर जब आता तो शबाना के घर पे रुकता, खाना पीना खाता। उसके बाद जब लौट के आता तो घर वालों के लिए कुछ लेके आता। ये तमाम चीज़ें कई बार हुई तो फिर शबाना अब धीरे धीरे उस ट्रक ड्राइवर से खुलने लगी। अपने घर की परिस्थिति बताती, अपनी मजबूरी बताती। तो ऐसे एक बार उसने बताया कि मेरे माँ बाप जो है बीमार रहते हैं और पैसे है नहीं, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो ट्रक ड्राइवर ने कहा कि इतनी सी बात, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा और नौकरी तुम करना, कुछ पैसे खुद कमाना, अपने खर्च पे इस्तेमाल करना, बाकी घर भेज देना, माँ बाप भी खुश। अब एक 16-17 साल की लड़की जब नौकरी की बात सुनती है, खुश हो जाती है। उसकी आंखों में सपने दिखने लगते हैं कि मैं अपने माँ बाप की मदद करूंगी। लड़की अपने माँ बाप से परमिशन लेती है और माँ बाप भी कैसे ही थे कि उन्होंने परमिशन दे दी। उसके बाद वो इस ट्रक ड्राइवर के साथ आ जाती है। आने के बाद ट्रक ड्राइवर उस नौकरी के नाम पे उसे इसी कोठे पे छोड़ देता है और तब से लेके आज तक यानी 2015 तक ये लड़की अपने जिस्म को बेच के अपना पेट पाल रही थी। अब ये पूरी कहानी जब शबाना सुनाती है, मनीष की भी आंखों में आंसू थे, अतुल शर्मा की भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस लड़की को उस ट्रक ड्राइवर को खाना खिलाने के बदले ये सज़ा मिली थी। इसके बाद अब तैयारी शुरू होती है इन दोनों की शादी की, क्योंकि मेन एम तो यही था। अब मनीष हिंदू, शबाना मुस्लिम, शादी हो कैसे? तो सबसे पहले उस शहर के काजी को बुलवाया गया, क्योंकि लड़की मुस्लिम थी तो ये हुआ किसी के हिसाब से हो जाए। काजी आते हैं, निकाह पढ़ते हैं, दोनों तरफ से कबूल होता है। उसके बाद शबाना कहती है कि अगर इन्होंने मुझे अपनाया तो मैं आज इनके धर्म को भी अपनाऊंगी। उसके बाद फिर ये दोनों मंदिर में भी जाते हैं और 7 फेरे भी लेते हैं, यानी इन्होंने निकाह भी पढ़ा, उसके बाद 7 फेरे लेके शादी भी की। लेकिन अब यहाँ से एक दिक्कत और थी। शादी हो गई, तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन मनीष लेके जाए कहाँ? जब अपने घर पे लेके जाता है
तो माँ बाप जब इस लड़की के इतिहास को, इसकी कुंडली को जानते हैं तो काफ़ी नाराज़ होते हैं और इसको घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को छोड़ के आओ तभी आना। लेकिन मनीष इस तरह का जुनूनी था कि उस लड़की को नहीं छोड़ता, भले ही अपने घर को छोड़ देता है। वक्त के साथ साथ दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी मुकम्मल होती है। मुकम्मल होने के बाद आद औलाद होती है और ऐसे ही अंत में जब आद औलाद हो जाती है और बगल में लोग रहते थे तो माँ बाप का भी कलेजा पसीजता है और पसीजने के बाद माँ बाप शबाना को भी स्वीकार लेते हैं और तीनों बच्चों को भी स्वीकार लेते हैं जो मनीष और शबाना की शादी के बाद हुए थे। इसके बाद आज भी शबाना, मनीष और बाकी तीनों बच्चे आराम से अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं और शायद जो प्यार शबाना को उसके माँ बाप से नहीं मिला, जिन्होंने एक तरह से बेच ही दिया, कभी सुध नहीं ली, वो प्यार आज शबाना को उसके सास ससुर दे रहे हैं। और जो ज़िंदगी में कोई सहारा, कोई सपोर्ट कहीं और से नहीं मिला, वो सहारा, वो सपोर्ट आज मनीष उसे दे रहा और आज भी उसके साथ खड़ा है। तो शायद इससे बेहतर प्यार की जीत की कोई कहानी नहीं हो सकती और मुझे लगा आपको ज़रूर सुनानी चाहिए ताकि कुछ अच्छे मैसेज भी मिले। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और आज ज़रूर पूरे गर्व के साथ कहूँगा कि अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। और ऐसी कहानियों के साथ मैं कल फिर हाजिर हुआ हूँगा। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।